हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। सेशन 1 में हमने 10 वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम सेशन 2 में उन्हीं वर्ड्स की इटिमोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इटिमोलॉजी पढ़ने का क्या मतलब है? इटिमोलॉजी पढ़ने का मतलब है वर्ड्स को उनके रूट वर्ड से पढ़ना। ओके, फॉर एग्जांपल आप सभी ने नमस्ते लंदन मूवी का वो सीन जरूर देखा होगा जिसमें अक्षय कुमार एक इंग्लिश मैन के सामने जाकर ये कहते हैं कि इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से आए हैं, जैसे कि मातृ बना मदर, भ्रातृ बना बदर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से नहीं आए हैं। इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द हमारे लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपने लैंग्वेज की फैमिली ट्री दिखाऊं तो ये हमारी लैंग्वेज की फैमिली ट्री है। जो हमारी लैंग्वेज है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। आप देख सकते हो हमारी संस्कृत यहाँ पर है, और संस्कृत से हमारी जो लैंग्वेज आई है वो है ये सभी उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी और ये वाली एक लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज हमारी यहाँ पर है, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, जो कि जर्मन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश और संस्कृत में कुछ वर्ड्स कॉमन इसीलिए हैं क्योंकि संस्कृत हमारी सिस्टर लैंग्वेज है इंग्लिश की। सिस्टर लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि दोनों की पेरेंट लैंग्वेज सेम है, ओके। और लैटिन लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो ये हमारी लैटिन लैंग्वेज है यहाँ पर। इस लैंग्वेज से हमारी पोर्तुगीज़, स्पेनिश और बाकी सभी लैंग्वेज, फ्रेंच और इटालियन, ये सभी लैंग्वेजेस हैं, ओके। तो इंग्लिश एक जर्मन लैंग्वेज है जिसके मेजॉरिटी ऑफ द रूट्स आपको लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे। अब अगर इंग्लिश एक जर्मन लैंग्वेज है तो उसमें लैटिन लैंग्वेज के ज़्यादातर रूट्स क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, और ये ज़रूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि 1066 में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। आप मुझे हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये लड़ाई नॉर्मन फ्रेंच, ये फ्रांस के रहने वाले लोग थे, मतलब फ्रांस के रहने वाले नहीं थे, आए कहीं और के थे, लेकिन ये फ्रांस में रहते थे, और इंग्लैंड के बीच में हुई थी, इंग्लिश लोगों के बीच में हुई थी। इस लड़ाई में फ्रेंच लोगों की जीत हुई थी और इंग्लैंड उसमें हार गया था, ठीक है। और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड के ऊपर फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया, ऑक्यूपाई किया, और उसके बाद जो इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उसका जो भी सरकारी कामकाज होता था वो सभी फ्रेंच लैंग्वेज में होता था। और फ्रेंच लैंग्वेज एक अपर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी और इंग्लिश लैंग्वेज एक लोअर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे तो इंग्लिश एक अपर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी और हिंदी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से नॉर्मन फ्रेंच, जब इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया तो फ्रेंच हमारी अपर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी और इंग्लिश लोअर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम फ्रेंच लैंग्वेज में होता था। और फ्रेंच खुद में एक लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें लैटिन रूट्स हैं, ठीक है। तो जब फ्रेंच इस चीज़ के बाद जब इंग्लिश लैंग्वेज जब डेवलप हुई, तो जब भी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई तो वो फ्रेंच लैंग्वेज से ही डेवलप हुई, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा पावर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर था, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड किया था, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 50% आपको लैटिन और फ्रेंच रूट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इन्होंने इन्हें हराया था, ठीक है। ये एक रीज़न है। और कुछ परसेंटेज आपको ग्रीक लैंग्वेज से भी मिलेंगे, ठीक है। ग्रीक रूट्स इसीलिए हैं क्योंकि जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रही थी उस वक्त बहुत सारे किताबें ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी जा चुकी थी, और जब वो किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई तो बहुत सारे रूट्स ग्रीक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज से भी आए। तो इसीलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ द रूट्स आपको फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे,
और कुछ रूट्स आपको ग्रीक लैंग्वेज के भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको केवल लैटिन और ग्रीक रूट्स ही देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये लगेगा कि मैं ये मतलब ये सारे रूट्स इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लैटिन रूट्स तो इसीलिए हैं क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इसीलिए आपको बहुत सारे आपको लैटिन रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लैंग्वेज की फैमिली ट्री है ना, इस तरह की दुनिया में कई सारी फैमिली ट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मत समझना कि सभी की सभी लैंग्वेज इन्हीं फैमिली ट्री से बनी है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज वो एक सेपरेट फैमिली ट्री है। अगर मैं उसकी फैमिली ट्री आपको दिखाऊं तो ये हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज की फैमिली ट्री है। सिनो टिबेटियन, यहाँ से चाइनीज़ लैंग्वेज डिराइव हुई है, और बाकी कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लैंग्वेज है, सिक्किम की जो लैंग्वेज है वो भी इसी फैमिली की लैंग्वेज है। इसी तरह से हमारी साउथ इंडिया की भी एक फैमिली की लैंग्वेज ट्री है। तो वो सब हम मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को इससे ये पता चल गया होगा कि इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इंग्लिश हमारी खुद की फैमिली की लैंग्वेज है, तो खुद की फैमिली की लैंग्वेज से क्या डरना। ठीक है, तो सेशन 2 हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दिया जिससे कि आपको और अच्छा लगे पढ़ने में ये किताब। चलिए सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन 2 में हम क्या करेंगे, ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। तो वर्ड को हम उनकी ऑरिजिन से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री एंड दीज 10 आर नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अलग, ये 10 वर्ड्स अलग नहीं है बाकी वर्ड से। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विथ। इन एडिशन यू विल मेक एक्सकर्जन्स। एक्सकर्जन का मतलब होता है जर्नी। जर्नी मतलब कौन सी जर्नी? जो शब्दों की जर्नी हम अभी करने वाले हैं इस बुक के थ्रू। इनटू मेनी अदर वर्ड्स अलाइड। अलाइड का मतलब होता है रिलेटेड टू। ओके, सो यू विल मेक एक्सकर्जन इनटू मेनी अदर वर्ड्स अलाइड आइदर इन मीनिंग, फॉर्म और हिस्ट्री टू आवर बेसिक 10। अलाइड का मतलब होता है रिलेटेड टू आइदर इन मीनिंग, फॉर्म और हिस्ट्री। मतलब किस तरह से वर्ड्स की हिस्ट्री उसके मीनिंग के साथ रिलेटेड है, हम वो देखेंगे। तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा था ईगोइस्ट, द ईगो। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट द प्रोनाउन ईगो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा हिंदी लैंग्वेज में होता है ना, क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया वगैरह है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसी तरह से लैटिन लैंग्वेज में भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक वर्ड है जो कि प्रोनाउन है ईगो। हमारे पास एक लैटिन रूट है ईगो, उससे बना है हमारा ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ईगो का मतलब होता है आई। ओके, आई इज द ग्रेटेस्ट concern in the egoist's mind, the most overused word in the egotist's vocabulary. Keep the words differentiated in your own mind by thinking of the T in talk. हमने 2 वर्ड पढ़े ना, egoist और egoist। तो egoist तो होता है घमंडी, egoist वो होता है जो जिसकी बातों में उसका घमंड छुपा होता है। ठीक है, तो टी से आपको ये पता चल रहा है कि टी का मतलब होता है, टी से आप ना ये उसकी टॉकिंग बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट है। तो इस तरह से आप ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड द एडिशनल टी इन द ईगोटिस्ट। ईगो इटसेल्फ हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम लैटिन as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself. ठीक है, ईगो को इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है। ईगो कहाँ से आया है? लैटिन से आया है। एज एन इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड एंड इज कॉमनली यूज टू डिनोट वंस कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है आइडिया। कहने का ये मतलब है कि मेरा ईगो मेरे बारे में एक आइडिया देता है कि मैं कैसा पर्सन हूँ। आपका ईगो आपके बारे में एक आइडिया देता है कि आप कैसे पर्सन हो। ओके, एज इन व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिजम्स डू टू माई ईगो।
ईगो हैज़ ऑल्सो अ स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी बट फॉर द मोमेंट यू हैव इनफ प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग इन टू डैट। ओके, साइकोलॉजी में भी एक ईगो एक कंसेप्ट है, लेकिन वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली हम बाद में, मतलब उन्होंने नहीं बताई है। इफ़ यू आर एन ईगोसेंट्रिक, अच्छा ये तीसरा वर्ड हमने पढ़ा, नया वर्ड है ईगोसेंट्रिक। यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ईगोसेंट्रिक कौन होता है? जो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है। यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। यू आर एन एक्सट्रीम, उससे भी ऊपर के आप ईगोइस्ट हो। एंड इफ़ यू आर एन ईगोमैनियक, ईगोमैनियक का क्या मतलब होता है? यू कैरी ईगोइज्म, एक नया वर्ड पढ़ा हमने ईगोइज्म। ये सभी सेम लैटिन रूट से आ रहे हैं। अब देखो एक रूट से कितने सारे वर्ड्स हमारे आते जाएंगे, और अगर आपको रूट पता है ना तो ये इन सभी वर्ड्स को डिफाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही खूबसूरती है इस किताब की, ये आपको वर्ड क्रैक करना सिखाती है। अभी तो ये सेकंड सेशन ही है, आप देखोगे किताब खत्म होते होते तो आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी बढ़ जाएगी। यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट्स हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। ठीक है, मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी, ऑब्सेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। अब मैनिया का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट। द ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, मतलब कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, आप उसको सह नहीं सकते। एंड द ईगोमैनियक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड, और जो ईगोमैनियक क्या होता है वो थोड़ा सा डेंजरस और थोड़ा सा पागल होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं जैसे कि ईगोइस्ट पढ़ा है, ईगोटिस्ट पढ़ा है, ठीक है, ईगोसेंट्रिक पढ़ा है और ईगोमैनियक भी पढ़ा है। कहाँ है? यहाँ पर ईगोमैनियक। तो जो ईगोमैनियक होगा ना वो ईगोइस्ट भी है, और जो ईगोसेंट्रिक है वो भी ईगोइस्ट है। लेकिन जब हमारा फोकस इस बात से है कि वो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है तो हम ईगोसेंट्रिक वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हमारा फोकस इस बात से है कि वो मतलब ईगो में बहुत ज़्यादा पागल है तो हम ईगोमैनियक का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ईगोइज्म देखो, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक और ईगोइस्ट, ये जो वर्ड्स हैं ना ये पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो ईगोइज्म है ना उस कंसेप्ट के लिए, उस आइडिया के लिए हम यूज़ करेंगे, उस थ्योरी के लिए हम यूज़ करेंगे कि ईगो वाली थ्योरी, उसके लिए हम ईगोइज्म यूज़ करेंगे। ये हम पर्सन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हमें अगर पर्सन के लिए यूज़ करना है तो हम ईगोइस्ट यूज़ करेंगे, ईगोमैनियक यूज़ करेंगे, ईगोसेंट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं ना तो हम ईगोइज्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ईगोसेंट्रिक इज़ बोथ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। ये एज अ नाउन, एज एन और एन एडजेक्टिव दोनों की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ नाउन कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज़। ठीक है, देखो ईगोसेंट्रिक एज अ नाउन यूज़ किया गया, मतलब उस पर्सन को ही उसने कह दिया कि वो ईगोसेंट्रिक है। एडजेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे, ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो होता है ना जो किसी नाउन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, पर्सन। इस पर्सन को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड है, ईगोसेंट्रिक, तो एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, टू डिराइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियक, ईगोमैनियक का अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐड -al, आप लास्ट में al लगा दो, अ कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स। इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है al सफिक्स का मतलब वो होता है जो कि वर्ड के लास्ट में लगाते हैं। से द एडजेक्टिव अलाउड, ईगोमैनियकल। आप देखो फॉर एग्जांपल ईगोमैनियक वर्ड है ना, उसके लास्ट में इन्होंने al लगा करके इसको एडजेक्टिव बना दिया। इनफैक्ट इंग्लिश में कोई भी वर्ड आपको ऐसा दिख जाए जिसके लास्ट में al लगा हुआ है, वो एक एडजेक्टिव है, वो एक एडजेक्टिव होगा। ओके, तो पहला रूट हमने पढ़ा लैटिन का ईगो, कुछ वर्ड्स हमने पढ़े। तो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि जैसे कि दुनिया में दिन है, तो जैसे दुनिया में रात है तो दिन भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। तो एक वर्ड हमने पढ़ा ईगो, ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो एक ऐसा रूट होगा कि नहीं होगा जो कि अदर को बताता होगा ना। तो एक रूट तो हमने सेल्फ के लिए पढ़ा, दूसरा रूट हम पढ़ रहे हैं अदर के लिए।
ठीक है। इन लैटिन द वर्ड फॉर अदर इज ऑल्टर। लैटिन में एक वर्ड है ऑल्टर जिसका मतलब होता है अदर। एंड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स आर बिल्ट आर ऑन दिस रूट। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिस तरह से हमने ईगो में देखा था उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे। ऑल्ट्रुइज्म, जिस तरह से ईगोइज्म था ना उसी तरह से है ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म क्या है? द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल्ट्रुइस्ट्स। ठीक है, जब हम उस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ऑल्ट्रुइज्म। और जब हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है ना, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है और ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है? ऑल्ट्रुइस्ट मतलब कि वो पर्सन की बात हो रही है, ईगोइस्ट मतलब उस पर्सन की बात हो रही है, ऑल्ट्रुइज्म मतलब वो फिलॉसफी की बात हो रही है, ईगोइज्म मतलब उस फिलॉसफी की बात हो रही है। कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग्स ऑफ लैटिन ऑल्टर। ठीक है, ये ऑल्ट्रुइज्म कहाँ से बना है? लैटिन ऑल्टर से बना है, जिसका मतलब होता है अदर। ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शंस लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है, एक दूसरा वर्ड हमने पढ़ा, एक वर्ड तो हमने पढ़ा था ऑल्ट्रुइज्म, जब उस फिलॉसफी की बात हो रही है। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, मतलब कि दूसरों की के अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यू ऑल्टरनेट, नया वर्ड है ऑल्टरनेट, क्या मतलब है इसका? यू स्किप वन एंड टेक द अदर। ठीक है, ऑल्टरनेट करना हम कहते हैं ना कि ये ऑल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, सो टू स्पीक एज व्हेन यू प्ले गोल्फ फॉर ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज। ऑल्टरनेट सैटरडेज में खेलने का क्या मतलब है कि आपने एक सैटरडे को आपने गोल्फ खेला, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा स्किप किया, उसके बाद वाले सैटरडे में आपने गोल्फ खेला। ठीक है, तो एक स्किप करके दूसरा लेंगे, हम उसको कहते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, एन ऑल्टरनेट, फिर से ऑल्टरनेट वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंटेक्स्ट बदल दिया है। ठीक है, हम एक वर्ड को मोर देन वन कंटेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम इस वर्ड का यूज़ देखेंगे। एन ऑल्टरनेट इन अ डिबेट, अगर किसी डिबेट में अगर इस वर्ड का यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? इन अ डिबेट, कंटेस्ट और कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है अग्रीमेंट। इज़ द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ़ द ओरिजिनल चॉइस इज़ अनेबल टू अटेंड। मतलब कि अगर किसी डिबेट, किसी कंटेस्ट या किसी एग्रीमेंट में अगर कोई पर्सन अगर नहीं आया तो उसके बदले में जो पर्सन आता है उसको हम उसके लिए हम ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेपरेट कंटेक्स्ट में इस वर्ड का हमने यूज़ देखा, क्योंकि एक वर्ड को आप मोर देन वन कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको मीनिंग। एंड इफ़ यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, एक नया वर्ड है ऑल्टरनेटिव। एंड इफ़ यू हैव नो ऑल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस, जिसका मतलब होता है चॉइस। नो ऑल्टरनेटिव मतलब कोई चॉइस नहीं है, ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस है। You see how easy it is to understand the meanings of these words once you realize that they all come from the same source. एक बार आपको रूट पता चल गया ना, तो उस रूट से जो भी वर्ड आप ये बने हुए हैं उसको याद क्या करना, मतलब आपने एक बार रूट समझ लिया तो फिर आपको वो वर्ड्स भी आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये बुक वर्ल्ड फेमस है। और इसलिए नहीं, क्योंकि इस तरह की तो कई सारी किताबें लिखी गई हैं जिसमें रूट वर्ड होते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस किताब को कंपाइल करके बनाया है ना, वैसी कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझे इस तरह की किताब आज तक नहीं देखने को मिली, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ये बुक। एंड कीपिंग इन माइंड दैट ऑल्टर मीन्स अदर। ठीक है, आप इस बात को दिमाग में रखो कि ऑल्टर का मतलब होता है अदर। यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड वर्ड्स लाइक ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन एंड ऑल्टरेशन। 3 नए वर्ड्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन एंड ऑल्टरेशन। तो पहला पढ़ते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का क्या मतलब होता है? एन ऑल्टरेशन इज ऑफ कोर्स अ चेंज। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, चेंज करके दूसरा बनाना। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं ना, हम कहते हैं कि हमने ऑल्टरेशन के लिए दिया है। सपोज़ हमने एक नया कपड़ा खरीदते हैं, कोई नया ट्राउज़र खरीदते हैं, तो उसकी लेंथ हमें ऑल्टर करानी होती है, तो हम क्या कहते हैं? भैया ऑल्टर कर दो। तो व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स। जब आप अपनी प्लान को ऑल्टर करते हो तो चेंज करके आप दूसरे प्लान्स आप बनाते हो। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या था? ऑल्टरकेशन। उसके लिए हमारे पास एक पैराग्राफ है जो उसको एक्सप्लेन करता है।
एंड ऑल्टरकेशन इज़ अ वर्बल डिस्प्यूट। ऑल्टरकेशन क्या होता है? वर्बल। वर्बल मतलब कि होता है विच इज़ समथिंग स्पोकन। डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस। When you have an altercation with someone, you have a violent disagreement, a fight with words। मतलब कि कोई फिजिकल फाइट नहीं है, एक तरह से बहस है। मतलब आप फिजिकली फाइट नहीं करोगे, शब्दों से आप बहस कर रहे हो। एंड वाई, और ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़, प्लान्स और ओपिनियंस दैन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्गूमेंट। ठीक है, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहस। तो ऑल्टरकेशन में भी जो रूट वर्ड है वो ऑल्टर ही है, लेकिन हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ऑल्टरकेशन में ये वाला रूट है? इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़। क्योंकि आपके पास अदर आइडियाज़ हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका ओपिनियन डिफरेंट है, तभी आप दूसरे से डिस्प्यूट कर रहे हो। क्योंकि अगर सेम होगा तो आप डिस्प्यूट नहीं करोगे ना। ठीक है, ऑल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर देन क्वेरल और डिस्प्यूट। द सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, फीलिंग और व्यू भी होता है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू। द सेंटिमेंट इज मोर हीटेड, द डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड। ओके, हॉट टेम्पर्ड, देयर मे बी रिकोर्स इफ द डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन टू प्रोफैनिटी और ऑब्ससेनिटी। ठीक है, प्रोफैनिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट गुड। ओके, समथिंग विच इज़ नॉट रिलीजियस, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना। और ऑब्ससेनिटी का मतलब होता है समथिंग बैड इन बिहेवियर, बहुत ज़्यादा बेहुदापन। ओके, इस तरह की डिस्प्यूट होती है, इस तरह की बहस होती है। यू हैव ऑल्टरकेशंस इन शॉर्ट ओवर प्रिटी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड द वर्ड इम्प्लाइज दैट यू गेट क्वाइट एक्साइटेड। ओके, तीसरा वर्ड ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑल्टर ईगो का क्या मतलब है? ऑल्टर ईगो विच कंबाइंस ऑल्टर, जिसका मतलब होता है अदर, विथ ईगो, जिसका मतलब होता है आई या सेल्फ। आई कह लो, सेल्फ कह लो, एक ही बात है। ऑल्टर ईगो जनरली रिफर्स टू समवन विथ whom you are so close that you both do the same things, think alike, react similarly and are in temperament। टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार, नेचर, स्वभाव। ठीक है, ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनी सच फ्रेंड इज योर ऑल्टर आई, योर अदर सेल्फ, योर ऑल्टर ईगो। ओके, ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब हो गया आई। तो ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका बिल्कुल मिरर इमेज हो। मिरर इमेज मतलब कि वो फिजिकली देखने में आप जैसा नहीं है, मतलब कि फिजिकली नहीं बल्कि यू बोथ डू द सेम थिंग्स। एक ही काम करते हो, एक ही जैसे सोचते हो, एक ही जैसे रिएक्ट करते हो, एक ही जैसा आपका स्वभाव है, तो हम उसको कहेंगे ऑल्टर ईगो। कुछ होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, ऐसा लगता है कि वो ऑल्टर ईगो हैं। कुछ ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, कुछ ट्विंस होते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? डिगिंग अ लिटिल इनटू द डेरिवेशन ऑफ 3 ऑफ आवर बेसिक वर्ड्स, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड ऑल्ट्रोइस्ट। हमने 3 वर्ड से स्टार्ट किया था। हैज़ पुट अस इन टच विथ 2 इंपॉर्टेंट लैटिन रूट्स। हमको 2 लैटिन रूट मिले, ईगो जिसका मतलब होता है आई और सेल्फ, एंड ऑल्टर, ऑल्टर जिसका मतलब होता है अदर, एंड हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर विथ लिटिल डिफिकल्टी मेनी अदर वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम दीज रूट्स। पॉज नाउ फॉर अ मोमेंट टू डाइजेस्ट दीज न्यू एक्विजिशंस। एक्विजिशन मतलब जो कि आपने अभी एक्वायर किया है, एंड टू से देम अलाउड। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा ईगो। ठीक है, ईगो आपने वो ईगो क्या था? वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ईगो वो चीज़ होती है जो किसी के पर्सन को डिफाइन करती है, किसी पर्सन के कंसेप्ट को डिफाइन करती है। मैंने बताया ना कि मेरा ईगो ये मुझको डिफाइन करता है और आपका ईगो आपको डिफाइन करता है। तो ईगो मतलब वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ईगो का मतलब घमंड भी होता है। ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बात बता दूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको स्मॉल में लिखे हैं, कुछ वर्ड्स आपको कैपिटल में लिखे हैं, और कुछ वर्ड के ऊपर आपको ये डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो जो वर्ड कैपिटल में लिखे हुए हैं ना, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलना है। मतलब स्ट्रेस करके मतलब थोड़ा सा आपको खींचना है। और जो वर्ड के ऊपर जिन वर्ड के ऊपर ये वाला कॉमन लगा हुआ है ना, उसका मतलब कि थोड़ा सा आपको और खींचना है, मतलब कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सिलेबल। लेकिन
इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं करना है कि सुनने में ऑकवर्ड लगे, ठीक है, नॉर्मल फ्लो में बोलना है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक, आप देखो बोल करके ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक में हम जब बोलते हैं ना तो SEN ये थोड़ा सा लंबा निकलता है, मतलब कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होकर के हमारे मुंह से निकलता है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बस जहाँ पर जो कैपिटल है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करना है, जहाँ पर डैश लगा हुआ है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कैपिटल में भी डैश लगा हुआ है, स्मॉल में भी ये डैश लगा हुआ है, डैश नहीं ये कॉमा लगा हुआ है। तो जहाँ पर कैपिटल में कॉमा लगा हुआ है ना, मतलब ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर स्मॉल में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको इतना भी स्ट्रेस आउट नहीं करना है कि आपको सुनने में या बोलने में ऑकवर्ड लगे, नेचुरल आप बोलना है। बस मैंने आपको ये बता दिया कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो आप ये सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है। ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोसेंट्रिक क्या था हमारे पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा मतलब खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझने वाला। ईगोमैनियक, बहुत ज़्यादा मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड पर्सन, ईगोमैनियकल। अच्छा, ईगोमैनियक का ही एडजेक्टिव फॉर्म है, हमने पढ़ा था ना, AL एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ईगोमैनियक तो नाउन हो गया, हम इसको डायरेक्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। ईगोमैनियकल हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास ऑल्ट्रुइज्म। जैसे हमने ईगोइज्म पढ़ा था ना, ऑल्ट्रुइज्म फिलॉसफी जो ऑल्ट्रुइस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसेल्फिश, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन, ठीक है। टू ऑल्टरनेट, ठीक है, वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब, मतलब कि ये वर्ड एक वर्ब है, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है चेंज, मतलब टू टेक वन एंड स्किप वन, ओके, जैसे हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट सैटरडेज, ठीक है। ऑल्टरनेट, अच्छा देखो यहाँ पर था टू ऑल्टरनेट एक वर्ब है, हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेट यहाँ पर एडजेक्टिव है और नाउन, तो एज एन एडजेक्टिव या फिर एज अ नाउन यूज़ करेंगे। एज अ नाउन कैसे यूज़ करेंगे, मैंने वो बताया था ना कि दूसरा कंटेक्स्ट इसका, अगर किसी डिबेट में अगर कोई पर्सन अगर नहीं आता है तो उसके बदले में अगर कोई सेकंड पर्सन आता है, हम ऑल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, अ चॉइस। ऑल्टरेशन और टू ऑल्टर, देखो टू ऑल्टर तो हो गया हमारा वर्ब, जिसका मतलब होता है टू चेंज। जब हम नाउन की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे ऑल्टरेशन, अ चेंज। जिस तरह से हमारा टू ऑल्टरनेट था ना, टू ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट, टू ऑल्टरनेट मतलब एक लेना एक छोड़ना, फिर एक लेना फिर एक छोड़ना। इसी तरह से ऑल्टरेशन और टू ऑल्टरनेट है, टू ऑल्टर है। टू ऑल्टर का मतलब चेंज करना। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें ऑल्टर कराना है, मतलब कि हमें चेंज कराना है, कुछ फिटिंग हमारी ठीक नहीं आ रही। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट, ठीक है, वर्बल डिस्प्यूट। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है सेल्फ या फिर आई। तो ऑल्टर ईगो हो गया एक ऐसा पर्सन जो कि आपका बिल्कुल मिरर इमेज हो इन टेम्परामेंट, आपका स्वभाव और उसका स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच खाता हो, हम उसको कहेंगे ऑल्टर ईगो, उस पर्सन को कहेंगे, ठीक है। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, ओके, यू हैव सीन हाउ दीज 13 words derive from the two Latin roots ego, I, self and alter, other, and you have pronounced them aloud and thereby begun to make them part of your active vocabulary. Are you ready to match definition to words? Okay, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। One who is excessively fixated on his own desires, needs, etc. ठीक है, excessively मतलब बहुत ज़्यादा, fixated मतलब कि फिक्स है किसके साथ, खुद के डिज़ायर से, खुद के नीड से, मतलब खुद से, दैट पर्सन इज एन ईगोसेंट्रिक, ओके। टू चेंज करना, तो यहाँ पर टू लगा हुआ है ना, तो टू मतलब कि यहाँ पर एक वर्ब आएगा, तो चेंज के लिए क्या था हमारे पास, ऑल्टर, हमने एक वर्ड पढ़ा था, तो टू ऑल्टर, ओके। सी हमारा है आर्ग्यूमेंट,
आर्गुमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑल्टरकेशन। आप कैसे जस्टिफाई करोगे ऑल्टरकेशन में इस रूट को, ऑल्टर रूट है ना ऑल्टरकेशन में, इस रूट को कैसे, इस रूट का होना इस शब्द में कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि बहस तभी होती है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, यू हैव अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर पर्सन इज हैविंग अदर पॉइंट ऑफ व्यू। वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, वंस कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब होता है आइडिया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी पर्सन के बारे में आपको एक आइडिया देती है? उसका ईगो, ठीक है। टू टेक वन, स्किप वन, एक्सेट्रा, एक लेना एक छोड़ना, एक लेना एक छोड़ना। टू लगा हुआ है मतलब कि वर्ब चाहिए, तो टू ऑल्टरनेट, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, ठीक है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, ये भलाई, मतलब कि दूसरे की भलाई आप खुद से ऊपर रखते हो, तो ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? टू, अ चेंज, देखिए यहाँ पर टू चेंज नहीं लिखा हुआ, टू चेंज लिखा होता तो टू ऑल्टर, अ चेंज, अ चेंज क्या होगा? ऑल्टरेशन, मतलब कि हमें चाहिए नाउन। टू चेंज था ना वर्ब हमारा, देखिए वर्ब के को डिफाइन करने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं, नाउन को डिफाइन करने के लिए हम नाउन का यूज़ करेंगे, तो टू चेंज के लिए हम टू ऑल्टर का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर नाउन है तो हमें चाहिए एक नाउन, तो नाउन में देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ऑल्टरेशन, ठीक है। ऑप्शन 4 में दिया है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन इज ए नाउन और टू ऑल्टर इज अ वर्ब। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए नाउन, वर्ब के लिए वर्ब। बी हो गया हमारे पास अदर पॉसिबल, ठीक है। अदर पॉसिबल क्या होगा? ऑल्टरनेट, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है ऑल्टरनेट, ठीक है। तो अदर पॉसिबल इज ऑल्टरनेट। इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे के वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। वंस अदर सेल्फ हमने पढ़ा था ना, ऑल्टर ईगो, एक तरह से खुद की मिरर इमेज, अ चॉइस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, मॉर्बिडली, मॉर्बिडली का मतलब होता है अनहेल्दी, ऑब्सेसिवली, रैप्ड अप इन वन सेल्फ, ठीक है। रैप्ड का मतलब होता है ये बंधा हुआ, जैसे चॉकलेट का होता है ना रैपर, तो रैपर में चॉकलेट बंधी हुई होती है, तो ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। कौन सा ऑप्शन है? ईगोमैनियाकल, ठीक है। अच्छा देखिए आपको हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है, कि ऑल्टरनेट क्या है ऑल्टरनेटिव क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको समझोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? पहला है इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, क्या किसी को रिजेक्ट करना किसी के ईगो को ठेस पहुंचाना होता है? आंसर इज यस। आर ईगोसेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विथ, ठीक है, क्या ईगोसेंट्रिक पीपल के साथ आसान होता है? नो। डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? नो, क्योंकि वो तो पागलपन है ना उसके अंदर। आर ईगोमैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी? नो। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं ना मैच्योर पर्सन, ठीक है। तो जो लोग जो मैच्योर होते हैं वो ईगोमैनियक नहीं होते, वो बहुत हम्बल होते हैं, ठीक है। इज़ ऑल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? नो। ऑल्ट्रुइज्म कैसे ये हो सकती है? वो तो एक ऐसी फिलोसफी है ना जो खुद के वेलफेयर को भी मतलब दूसरे के वेलफेयर को भी खुद के वेलफेयर से ऊपर रखता है, तो वो सेल्फिश कैसे हो सकता है? सेल्फिश पीपल ऐसा कैसे कर सकता है? आर ऑल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट्स? नो, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। कहाँ ईगो जो कि सेल्फ मतलब खुद में होता है, और कहाँ ऑल्ट्रुइस्टिक जो कि दूसरे के बारे में सोचता है। इज़ एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरी इंफीरियर? देखिए ऑल्टरनेट का मतलब होता है दूसरा प्लान, ठीक है,
तो दूसरा प्लान कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फीरियर हो, तो दिस विल बी नो। ठीक है। डज एन ऑल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस। ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। तो ऑल्टरनेटिव मतलब कि आपके पास एक चॉइस है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आपके पास फ्रीडम है ना चूज़ करने का। तो यस। 9th देखते हैं। डज ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन हो गया ना। ऑल्टरेशन क्या? नाउन, किस चीज़ का? चेंज, नाउन फॉर्म ऑफ चेंज, अ चेंज। डज ऑल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग द थिंग्स द सेम? नो। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, तो आपने चेंज कर दिया, सेम तो नहीं रहा ना। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन ऑल्टरकेशंस। एक्साइटेबल, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं पर्सन। ठीक है, द आंसर इज यस। इज़ योर ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो मतलब कि आपकी मिरर इमेज, यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? यस। ठीक है। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वंस अदर सेल्फ, क्या होगा हमारे पास? ऑल्टर ईगो। टू चेंज, देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है ना, मतलब कि हमें वर्ब चाहिए चेंज करना। टू वर्ब, टू ऑल्टर। ठीक है, अगर यहाँ पर होता अ चेंज है नाउन, तो हम लिखते ऑल्टरेशन। ठीक है। अ हीटेड डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन। एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड with one's own needs, desires or ambitions, egomaniac। ठीक है। unselfish, more interested in the welfare of others than in one's own, क्या होगा? altruistic। आप मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अटरली इन्वॉल्व्ड विथ वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, देखिए ईगो सेंट्रिक होगा यहाँ पर। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड लिखा हुआ है ना, तो जब हमारा, मैंने बताया था ना, जब हमारा फोकस इस बात से है कि वो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है, तो हम यूज़ करेंगे ईगो सेंट्रिक। ठीक है, जब हमारा फोकस इस बात पे है कि वो पागल हो चुका है, मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड हो चुका है, मतलब कि मॉर्बिडली का मतलब होता है अनहेल्दी, इस और ऑब्सेस्ड का मतलब होता है दिमाग में वो बात इतनी ज़्यादा घूम रही है, अगर ये खुद के बारे में ही वो सोचता रहता है, तो हम यूज़ करेंगे ईगो मैनियक। अ चॉइस, ठीक है, अ चॉइस इज एन ऑल्टरनेटिव। वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो एंड ऑफ सेशन 2। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैप्टर को पढ़ करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले। ठीक है, देखिए आप लोगों को चैप्टर को भी पढ़ना है, ये नहीं कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया तो आप उसको ना पढ़ें, चैप्टर को पढ़ करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें। मिलते हैं सेशन 3 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।